हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश कर दिया। नायब सैनी ने साल 2025-26 के लिए हरियाणा का 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। सीएम ने अपने पहले बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं समेत हर वर्ग और हर सेक्टर पर फोकस रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं पूछ रहा हूँ क्राइटेरिया क्या है? सारी महिलाओं को मिलेगा या कोई क्राइटेरिया बनाओगे? क्या क्राइटेरिया आपके? क्राइटेरिया तो बता दिया। 5,000 करोड़ आपने अनाउंस कर दिया, तो किस बात की, कौन सी स्कीम ऐसी एप्लीकेबल आप कर लोगे? माननीय अध्यक्ष जी, चलिए इसके माननीय अध्यक्ष साहब, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कहा है, प्रावधान किया, उसकी विंडो की है। ये जितना बढ़ेगा इसके लिए सारा खुला है, कोई ऐसा विषय महिलाओं के लिए। ये तो एक विंडो हमने खाता खोला है। अध्यक्ष जी, क्राइटेरिया वो बना रहे हैं, पैमाने फिक्स नहीं है या बस वैसे हवा चलिए मुख्यमंत्री जी अपनी इसका पूरा जवाब मैं जब रिप्लाई करूंगा तो उसके अंदर दूंगा, उसके अंदर पूरा जवाब दूंगा। ये 5,000 करोड़ रुपए तो एक विंडो हमने बनाई है, इतना बड़ा हमने इसके अंदर प्रावधान किया है। अगर और भी आवश्यकता होगी इसके लिए, बजट की कोई कमी नहीं है महिलाओं के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, कोई कमी नहीं है। क्या मिसेस सैनी देख रही हैं, आपको सुन रही है, कोई प्रावधान नहीं है? जी जी जी, उसका क्राइटेरिया बनेगा, क्राइटेरिया बना रहे हैं अभी। इसकी हमने बजट का प्रावधान किया है और अधिकारी उसका पूरा क्राइटेरिया बनाएंगे और उसको बताएंगे हम क्या क्या है। बहन कह रही है कि सबको दे दो। इब खटक बहन को क्या जरूरत है, जिसको वो सैलरी मिल रही है, इसको तो जरूरत नहीं है। जो कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ एक कंपनी के रूप में पंजीकृत है, उन्हें तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, परंतु जो कृषक उत्पादक संगठन एक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है, वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इस अंतर को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही एक नई बागवानी नीति लाएंगे, जिसके तहत मूल्य संवर्धन, भंडारण, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग, प्राकृतिक व जैविक बागवानी को दोनों प्रकार के एफपीओ के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जाएगा एवं किसी भी योजना में भी महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। पोषक तत्वों से भरपूर गोबर खाद फसलों के लिए अच्छा उर्वरक होती है। प्रदेश में गोबर खाद को व्यवस्थित तरीके से व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नीति बनाई जाएगी। मोरनी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जहां किसानों को फसल उत्पादन में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार शीघ्र ही एक विशेष कार्य योजना बनाएगी। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए
बकरी और भेड़ की उच्च अनुवांशिक नस्लें जैसे बीटल, सिरोही, मुंजल आदि जो हरियाणा में नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हमारे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार आगामी वित्त वर्ष में एक नई योजना की शुरुआत करेगी। 2024-25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले मैंने इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 के अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी तक कम से कम 2 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिलता था। इस सीमा को घटाकर मैंने 1 एकड़ किए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। मैंने लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के चालू वर्ष के 62,000 एकड़ के लक्ष्य को वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 1 लाख एकड़ किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मैं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अभी 1,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलती है। इसे बढ़ाकर मैं 1,200 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। अभी प्रदेश में केवल 4 बीज परीक्षण लैब हैं जो करनाल, पंचकुला, सिरसा व रोहतक में स्थित हैं। अगले वित्त वर्ष में हरियाणा बीज प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा शेष 18 जिलों में भी एक ऐसी बीज परीक्षण लैब स्थापित की जाएगी। प्रदेश में आज बागवानी के 11 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र निर्माणाधीन हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में अंबाला, यमुनानगर व हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। 2025-26 में दक्षिणी हरियाणा के पलवल जिले में एक ऐसा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अभी बागवानी मिशन प्रदेश के 19 जिलों में चल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में मेरा बाकी बचे हुए 3 जिलों नामतः फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में भी इसे लागू करने का प्रस्ताव है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर्स के माध्यम से तथा जापान सरकार की सहायता से अगले 9 वर्षों में 2,738 करोड़ रुपए की लागत से एक नया सतत सस्टेनेबल बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में मैंने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए 138 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मैं गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए एक अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, गांव मनेठी, जिला रेवाड़ी में मार्केट कमेटी द्वारा एक उपयार्ड बनाए जाने का प्रस्ताव भी मैं रखता हूं। 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण की आवंटित राशि को 19.2% से बढ़ाकर 4,229.29 करोड़ रुपए, बागवानी विभाग की आवंटित राशि 95.50% से बढ़ाकर 1,068.89 करोड़ रुपए, पशुपालन विभाग की आवंटित राशि को 5.9% से बढ़ाकर 2,083.43 करोड़ रुपए, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 144.40% से बढ़ाकर 218.76 करोड़ रुपए, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 58.80% से बढ़ाकर 1,254.57 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखता हूं। गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में आज 197 राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय कार्य कर रहे हैं। बहुत स्थानों से मुझे आम जन की मांग मिलती है कि उनके इलाकों में भी ऐसे विद्यालय खोले जाएं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य में हर 10 किलोमीटर के दायरे में एक नया मॉडल संस्कृत स्कूल खोला जाएगा। इससे डबवाली, नारनौल, नांगल चौधरी, सिवानी, हिसार
भट्टू कला, गुल्ला और पेवा जैसे कई ब्लॉकों के विद्यार्थियों को मॉडल संस्कृत स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलेगा। आज पूरे प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, 10 दंत चिकित्सा कॉलेज, 19 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेज तथा 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने MBBS की 1485 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 754 सीटें, DM एवं MCH की 30 सीटें बढ़ाई हैं। आज प्रदेश में MBBS की 2185 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 1043 सीटें तथा DM एवं MCH की 37 सीटें हो गई हैं। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों पर पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने बहुत बल दिया है। मैं वर्ष 2025-26 में पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज नू में कुल 9 अति अत्याधुनिक मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता हूं। अखाड़ों को बेहतर बनाने, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पर प्रति वर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त जिला स्तर पर 3 सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 15 लाख, 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, राज्य के खेल परिसरों के बेहतर परिचालन व रख रखाव के लिए पायलट आधार पर 2 खेल परिसरों को PP मोड पर चलाने के लिए दिया जाएगा। पंचायती राज व ग्रामीण विकास, राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्षों में इससे संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के साथ ही नवाचारों को भी अपनाया जाएगा। मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 1000 से अधिक आबादी वाली सभी पंचायतों की कच्ची फिरनियों को पक्का करवाया जाएगा। हमने अब तक ऐसी 224 ग्राम पंचायतों की कच्ची फिरनियों को 69.11 करोड़ रुपए की लागत से पक्का करवाया है और आगामी वर्ष में इन गांवों की बची हुई सभी कच्ची फिरनियों को पक्का कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर हब तक 5500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा नमो मेट्रो कॉरिडोर के तहत NCR सिटी द्वारा सरायकालेखां से धारूहेड़ा होते हुए निमराना तक नमो मेट्रो लाइन बनाई जाएगी, जबकि सरायकालेखां से करनाल तक भी नमो मेट्रो लाइन का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही बहादुरगढ़ से असौदा, बल्लभगढ़ से पलवल और गुरुग्राम के वाटिका चौक से पंचगांव तक मेट्रो लाइनों के निर्माण पर अध्ययन किया जा रहा है। बिजली उपकरणों का कुल संप्रेषण एवं व्यवसायिक घाटा वर्ष 2014-15 के 30% से घटकर 10.4% रह गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इन कदमों के कारण बिजली उपकरणों की कार्यशैली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह सारे प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में UHBVN ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान आदरणीय अध्यक्ष महोदय DHBVN को मिला है। वर्ष 2014 में प्रदेश में कुल बिजली उपलब्धता 10,729 मेगावाट थी, जो आज बढ़कर 16,015 मेगावाट हो गई है। इसे अगले 7 वर्षों में बढ़ाकर लगभग 24,000 मेगावाट करने का सरकार का लक्ष्य है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में अपने कुल बेड़े में 30% विद्युत संचालित वाहन शामिल करने का है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन वाहनों के लिए वार्षिक मोटर वाहन कर के
स्थान पर आजीवन कर लगाया जाएगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत स्वचालित वाहन परीक्षण स्टेशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में स्थापित किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हर जिले में बसों की साफ सफाई के लिए ऑटोमेटिक बस वॉशिंग मशीन व बस अड्डों की सफाई के लिए मशीन की व्यवस्था की जाएगी। गुरुग्राम नूह जिले में 10,000 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अरावली जंगल सफारी बनाने का काम शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 में समुचित राशि का प्रबंध किया जाएगा।